नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव और आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी टॉपिक के बारे में, एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि जो आपके आने वाले एग्जाम, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्स में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर आपका हिंदी सिलेबस में समाज सिलेबस मिल रहा है, उन सारे एग्जाम्स के लिए आपका ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना आपका वक्त जाया किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि आज का आपका टॉपिक है समास। आज का आपका क्या टॉपिक है? समास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप पहचाने कि आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। और आप बिल्कुल घबराइएगा मत, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे कि एक बार अगर आप देख लिए इस वीडियो को तो आप जिंदगी में कभी समास को भूल नहीं सकते हैं, कभी भूल नहीं पाएंगे। और आने वाले एग्जाम में जो भी आपके नंबर्स में जितने भी क्वेश्चन समास के आते हैं, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे कि आप गलत करके नहीं आ सकते। अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है, चारों क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ये मेरा वादा है। बशर्ते आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस वीडियो को अंत तक देख लेना है। आज के बाद आपको समास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समास की सारी समस्या आज खत्म। जी हाँ दोस्तों, तुरंत हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना देर किए हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिफिनीशन है आपका, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो समास क्या है, तो ये समास जो होता है, मैंने बताया कि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, ये शब्द कैसा होता है? सार्थक होता है। वेरी गुड। कैसा शब्द होता है? सार्थक होता है, सार्थक शब्द होता है। यानी सार्थक का मतलब, सिंपली आप डिफिनेशन फिर से मैं एक बार आपको डिफिनेशन बता दे रहा हूं कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ मिला दीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाइए और मिलाने के बाद उसका एक अर्थ निकल जाए, वही हो जाएगा सार्थक शब्द। तो दोस्तों, वही मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने सार्थक शब्द को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे समास क्या कहा जाता है। यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को आप मिलाएंगे और उसका एक सार्थक शब्द का उस अर्थ सार्थक शब्द बनेगा, जिसका एक भावपूर्ण अर्थ निकलेगा, वही क्या कहलाएगा दोस्तों? समास कहलाएगा। समझ गए समास क्या होता? समझ गए? कोई डाउट नहीं? ठीक। अब देखिए, अब बात ये आती है, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि पूछता है कि मान लिया कोई शब्द लिख दिया, कहा इसमें कौन सा समास है, और कोई शब्द लिख दिया, इसमें कौन सा समास है। यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा हूं, आज के बाद आप जैसे देखोगे, जस्ट सेकंड में तुरंत बताओगे इसमें समास है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अब समास पढ़ने से पहले जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है। समास पहचानने में जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है, वो कुछ चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं समास में। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि समस्त पद क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। समझ में आया ना? तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूं समास पद क्या होता है। तो अगर समास पद की बात करें तो समास विधि से बना नया शब्द। ठीक, समास विधि से बना नया शब्द। जैसे मैंने कहा, 2 शब्दों को आप मिलाएंगे और जब 2 शब्दों को मिलाएंगे तो एक शब्द बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वही आपका क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। पूर्व पद क्या होता है? देखिए, पूर्व माने पहला, यानी जो पहला पद होता है वो क्या कहलाता है? जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद, उत्तर यानी पूर्व यानी पहला, उत्तर यानी दूसरा। जो दूसरा पद होगा उसे क्या कहा जाएगा? उत्तर पद कहा जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह। तो जो आपका समस्त पद है, समस्त पद का विस्तृत रूप
समस्त पद का जो विस्तृत रूप होता है वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो आप समझ गए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे आप जान ही नहीं पाएंगे समास कौन सा है, तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है। ठीक, यानी 4 तत्व मैंने बताया। समस्त पद, समास पद क्या होता है? समास विधि से बना नया शब्द, जो भी नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व यानी पहला, यानी जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद क्या होता है? जो दूसरा पद होता है। और जो समस्त पद यानी जो नया शब्द बना हुआ है उसका जो समस्त पद होता है, उसका जो विस्तृत रूप होता है, उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। अब आप लोग खुद बताएंगे, तुरंत आप अभी जस्ट सेकंड तुरंत आप बताओगे कि समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समास विग्रह क्या, तुरंत आप बताओगे, मेरी गारंटी है। चलिए मैं एक शब्द लिख दे रहा हूं, राजकुमार। मैं एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, राजकुमार। मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, राजकुमार। अब इस शब्द के माध्यम से आपको बताना है कि इसमें समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और समास विग्रह क्या है। तुरंत आप क्लियर करिए, जस्ट मिनट में आप क्लियर करिए। देखिए सबसे पहले बात आ गई समस्त पद की। किसकी बात आई? समस्त पद की। तो मैंने कहा कि समास विधि से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो दोस्तों ये जो लिखा है राजकुमार, यही आपका क्या है? समस्त पद। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताइए, कमेंट करिए। देखिए पहले आपने लिखा राजकुमार, तो यही समास विधि से बना नया शब्द है, तो इसे ही आप क्या कहोगे? समस्त पद। क्या कहा जाएगा? समस्त पद कहा जाएगा। अब देखिए पूर्व पद क्या होता है? मैंने कहा जो पहला पद होगा वो क्या होगा? पूर्व पद, यानी राज। ये आपका क्या हो गया? पूर्व पद। राज आपका क्या हो गया? पूर्व पद। और दूसरा मैंने बताया जो दूसरा पद होगा यानी कुमार, ये आपका क्या हो गया? उत्तर पद। कुमार क्या हो गया? उत्तर पद। देखिए यानी राजकुमार ये हो गया आपका क्या? समस्त पद। और राज आपका क्या हो गया? पूर्व पद। और कुमार आपका क्या हो गया? उत्तर पद। अब इस समासिक पद को, इस समस्त पद को जब हम समास विग्रह कर देते हैं, यानी मैं क्या लिखूंगा? राजा का कुमार। मैं क्या लिख दिया? राजा का कुमार। तो जब मैं ये लिख दिया क्या? राजा का कुमार। मैं क्या लिखा? राजा का कुमार। तो यही दोस्तों क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया समास विग्रह। ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट बताइए बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। यानी इसमें मैंने बताया ये पूरा जो आपका शब्द समास विधि से बना नया शब्द है, ये आपका हो गया समस्त पद। जो इसका पहला पद है ये कहलाएगा पूर्व पद, जो इसका दूसरा पद है वो कहलाएगा उत्तर पद, और जो इसका क्या किया गया है? विस्तृत रूप, समस्त पद का विस्तृत रूप यानी राजा का कुमार, ये हो गया समास विग्रह। समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यानी ये पूरा है समस्त पद, राज है पूर्व पद, कुमार है उत्तर पद, और जब इसका विस्तृत रूप लिख दिया गया राजा का कुमार, यही है आपका क्या? समास विग्रह। इतनी चीजें समझ में आ गई? इतनी चीजें समझ में आ गई? वेरी गुड। अब चलते हैं हम समास के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि समास क्या है। आप अच्छे से समझ चुके हैं समास क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं समास के प्रकार के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? समास के प्रकार के बारे में, कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। अगर समास की बात करें तो समास वैसे होते हैं 6 प्रकार के, लेकिन अगर परिभाषा के आधार पर बात की जाए तो परिभाषा के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन अगर
देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं तो 4 बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए परिभाषा के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तो 4 बताइएगा। और वैसे मैंने बताया समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन बात हम करने जा रहे हैं परिभाषा के आधार पर, तो परिभाषा के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका हो जाता है, सबसे पहला क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव समास। सबसे पहला क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। और दूसरा क्या हो जाता है आपका? दूसरा आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहला आपका हो जाता है अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका हो जाता है तत्पुरुष समास, और तीसरा आपका हो जाता है द्वंद्व समास। तीसरा आपका हो जाता है द्वंद्व समास, और चौथा आपका लास्ट जो हो जाता है वो आपका हो जाता है कौन सा समास? ये आपका हो जाता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास। समझ में आया? इतना ध्यान देना है आपको कि अगर बात की जाए परिभाषा के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो परिभाषा के आधार पर समास के केवल 4 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास। तुरंत क्लियर परिभाषा और विभाषा सब कुछ क्लियर, कभी रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, कभी भी मत रटिएगा, आज 2 मिनट में क्लियर। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अब देखिए अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास में आपका दोनों पद क्या होता है? गौण होता है। ठीक, बात समझ में आई? बात समझ में आई? बताइए, तुरंत बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं। अब यहीं से आपका परिभाषा और विभाषा सब कुछ क्लियर। बस अव्ययी भाव समास की बात आएगी तो आपको बस इतना बताना है, वह समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास कहलाएगा, जिसका दोनों पद प्रधान होगा द्वंद्व समास कहलाएगा, और जिसका दोनों पद गौण होगा वो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास कहलाएगा। प्रधान मतलब मुख्य हो, और जो आपका गौण का मतलब होता है कि जिस शब्द की बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, यानी 2 शब्द आपके मिलेंगे तो जिसकी ज्यादा वैल्यू हो, जो मुख्य हो, वो आपका प्रधान हो जाएगा, और जिसकी कम वैल्यू हो आपका गौण हो जाएगा। बस इतने जानना है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो मुख्य हो गया, वो आपका प्रधान हो गया, और जिसकी वैल्यू उतना ना हो, कम हो, वही आपका जो विशेष मायने ना रखे वही आपका क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। समझ में आया ना? अब तत्पुरुष समास में आपके 2 समास आ जाते हैं, और वो कौन से हो जाते हैं? वो आपका हो जाता है, एक हो जाता है क्या? द्विगु समास, और एक आपका क्या हो जाता है? कर्मधारय समास। क्या हो जाता है? द्विगु समास, और एक आपका हो जाता है क्या? कर्मधारय समास। अब दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने इसमें तत्पुरुष समास में क्यों रख दिया। वही तो मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए अव्ययी भाव समास में मैंने बताया कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद। द्वंद्व समास में कौन प्रधान होगा? दोनों प्रधान होंगे। बहुव्रीहि में दोनों पद गौण हो जाएंगे, अर्थात इसमें तीसरा प्रधान हो जाता है। बहुत दुष्ट होता है, इसमें दोनों गौण हो जाएंगे, प्रधान हो जाएगा, तीसरा 2 लोग मर जाएंगे, मरने मिटने लगे, तीसरा फायदा ले जाएगा। ठीक, अब बेटा ये जो आपका द्विगु समास और कर्मधारय समास होता है, इसलिए इसको हमने तत्पुरुष समास में, इसलिए ये तत्पुरुष समास में रखा गया है क्योंकि इसका भी उत्तरय पद प्रधान होता है, और इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। वही मैंने कहा आपको परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है। यानी पूर्व पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास, उत्तर पद तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे आपके द्विगु समास और कर्मधारय समास।
क्योंकि इनके भी उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास मैंने बताया दोनों पद प्रधान होगा, और बहुब्रीहि समास में मैंने बताया कि दोनों पद क्या होगा, गौण होगा। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट, कोई समस्या बताइए। चलिए अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद अव्यय हो। क्या हो? जिस समास का पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो, ये तो मैंने पहले बता दिया। पहला पद क्या हो? प्रधान हो। पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष में उत्तर पद, और द्वंद्व में दोनों पद, और बहुब्रीहि में दोनों पद गौण। तो अगर बात की जा रही है इसमें अव्ययी भाव की, तो अगर जिस सामासिक पद में पहला पद क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो। क्या हो? अव्यय हो या उपसर्ग हो, वही आपका क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अब आप कंफ्यूज है अव्यय क्या है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अव्यय वह होता है दोस्तों जो कर्ता के अनुसार ना बदले, या आप कह सकते हैं कर्ता वर्ता का बात छोड़िए, बस इतना जाने रहिए कि जो शब्द ना बदले वही आपका अव्यय हो जाता है। जैसे मैंने लिखा, अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रतिदिन। मैंने क्या लिखा? प्रतिदिन। अब देखिए प्रतिदिन, प्रतिरात, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, मैंने कई शब्द बोल दिया। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, प्रतिरात, बताया कि नहीं? बोला, बोला ना? तो प्रति बदल गया कि नहीं? प्रति बदला नहीं। यहाँ पे आपने दिन कहा, रात कहा, दिन कहा, रात कहा, वर्ष कहा, महीना कहा, साल कहा, लेकिन ये चीज बदला नहीं? बदला। तो यही क्या हो गया? अव्यय हो गया। अब बताइए, मैंने कहा इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो मुख्य यही तो बना रह गया ना शुरू से अंत तक, तो यही तो प्रधान हुआ। और यही आपका क्या है? प्रथम पद क्या है? अव्यय है। प्रथम पद क्या है? अव्यय है। समझ में आया? प्रथम पद क्या है? अव्यय है। तो यही प्रतिदिन, प्रतिदिन में आपका कौन सा समास हो जाएगा? प्रतिदिन में आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा, जैसे आपने लिखा अधिकार, क्या लिखा? अधिकार। तो अगर अधिकार की बात की जाए तो यहां पर देख रहे हैं अधि, अधि ये क्या है? उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समझ में आया ना? तो दोस्तों अव्ययी भाव समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा कि जिसमें पहला पद क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो। तो यहां आप देखें प्रति आपका अव्यय है और यहां आपका पहला पद उपसर्ग है, तो यही हो जाएगा क्या? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समझ में आ गया? अव्ययी भाव समास समझ में आ गया। दूसरा बात मैं करने जा रहा हूं किसकी? तत्पुरुष समास की। किसकी बात की? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में मैंने बताया कि इसमें क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे मैंने कहा राजकुमार, राजकुमार। और दूसरी बात ये भी जाने रही है, अगर आप कारक पढ़े हैं तो आपको कोई डाउट नहीं है, तत्पुरुष समास में ही आपको कारक चिन्ह मिलता है। कारक चिन्ह कहां मिलता है? यानी जिस समास में आपको कारक चिन्ह मिले, जिस समास में आपको क्या मिल जाए? कारक चिन्ह मिल जाए, वही आपका क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जिसमें कारक चिन्ह मिलता है वही आपका क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे देखिए तत्पुरुष समास है आपका राजकुमार, अर्थात इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा क्या? राजा का कुमार। समास विग्रह क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। अब बताइए, अगर बात यहां की गई तो यहां राज है और कुमार है। राजकुमार किसे कहा जाता है? राजा के पुत्र को। और इसका अर्थ क्या होता है? कुमार। यानी कुमार मतलब क्या हो गया? पुत्र। और राज से क्या? राजा का पुत्र। अब बताइए श्रेष्ठ कौन? अब बात राजा की जा रही है कि उसके पुत्र की जा रही है? बताइए, पुत्र की जा रही है ना? तो यानी इसमें कुमार क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो उत्तर पद प्रधान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? कारक चिन्ह का छिपा, तो राजा का कुमार जो है ये आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब वही चीज हमने बताया,
अब आगे चलकर मैंने बताया कि उत्तर पद तो तत्पुरुष समास में भी प्रधान होता है और उत्तर पद ही आपका द्विगु समास और उत्तर पद ही कर्मधारय समास में भी प्रधान होता है। तो अब बात कर ले रहे हैं हम द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास में बस आपको इसमें देखने यही ध्यान देना है जिसका पहला पद गणनावाचक हो। क्या हो? जिसका पहला पद गणनावाचक हो वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका द्विगु समास कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा चौराहा। क्या लिखा मैंने? चौराहा। तो 4 राहों वाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 4 राहों वाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये आपका क्या हो गया? द्विगु समास। चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, चौराहा, तिराहा, ये सब आपका क्या देख रहे हैं? यानी यहाँ 4 राहों की बात की गई, चौराहा 3 राहों की बात की गई, तिराहा। तो यहाँ पर आपका पहला पद क्या हो गया? गणनावाचक। 2 3 4 5 6 ये तो गणना होता रहेगा, लेकिन राह और राह ये अपने यथास्थान बना है कि नहीं बना है? तो उत्तर पद प्रधान हुआ कि नहीं? यानी बस दोस्तों आपको इतना ही जानना है कि जिस सामासिक पद में पहला पद गणनावाचक हो, पहला पद गणनावाचक हो, संख्या हो, कोई गिनती हो, वही आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब आ जाएगा कर्मधारय समास की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में एक चीज आपको ध्यान देना है, वैसे तो कंफ्यूज आप रहेंगे, जैसे इसमें भी आपका उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन बस आपको इतना जानना है कि इसमें जो संबंध होता है वो विशेषण विशेष का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? विशेषण विशेष का संबंध होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि उत्तर पद तो प्रधान ही होगा। क्या होगा? उत्तर पद तो प्रधान ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें जो संबंध होगा वो विशेषण और विशेष का होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि विशेषण और विशेष क्या। तो आपको पता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। क्लियर? तो जैसे मैंने कहा नीलांबर, क्या मैंने कहा? नीलांबर। नीलांबर का मतलब क्या है? नीला है अंबर, नीला है अंबर जिसका, या नीला है अंबर जो। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर बात की जाए नीला। अब देखिए अंबर क्या है? अंबर है क्या? अंबर है क्या? संज्ञा हुआ कि नहीं? अंबर मतलब आकाश, ये संज्ञा हुआ कि नहीं? और इसकी विशेषता बताई गई, आकाश कैसा है, अंबर कैसा है? अंबर नीला है। अंबर कैसा है? नीला है। नीला क्या हो गया? विशेषण। अब बताइए नीलांबर में विशेषण विशेष का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? विशेषण और विशेष का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो नीलांबर में आपका कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। नीलांबर में आपका कौन सा समास हो गया? यानी बस आपको इतना ही ध्यान देना है, जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध हो, विशेषण और विशेष का संबंध हो, वही आपका क्या है? वही आपका कर्मधारय समास है। और देखिए अंबर प्रधान है उत्तर पद। क्लियर? कोई डाउट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर, जिसे आप कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व मतलब देखिए, द्वंद्व मतलब क्या होता है? द्वंद्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। अब झगड़ा किससे होता है ये बताइए। अगर बात की जाए द्वंद्व का, तो द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। बस इतने जानना ही है कि द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। आपका पता चल गया कि समास द्वंद्व है। अब झगड़ा किससे होता है? झगड़ा पहला बात होता है विरोधियों से। किससे होता है झगड़ा? विरोधियों से। यानी विरोधी अर्थात क्या हो जाएगा? विलोम। यानी जो एक दूसरे के विरोधी होंगे, क्या होंगे? जो एक दूसरे विरोधी होंगे उन्हीं से झगड़ा होगा। यानी इसमें सीधा सीधा अगर जहां कहीं पर आपको एक दूसरे का विलोम शब्द दिखे, तुरंत आप बताइएगा द्वंद्व समास है। दूसरा क्या होता है? एक दूसरे के पूरक हो। क्या हो? एक दूसरे के पूरक हो। जाओ एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों, झगड़ा उनमें भी होता है। जैसे पति पत्नी का लड़ाई तो आप जानते हैं, उसके बाद पति पत्नी की लड़ाई तो होती है, भाई बहन की लड़ाई होती है, भाई भाई से लड़ाई होती है कि नहीं होती है? पति पत्नी की लड़ाई होती है, भाई बहन की लड़ाई होती है कि नहीं होती है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन लड़ाई परस्पर इनमें भी चलती रहती है। तो अगर बात आएगी द्वंद्व समास की, तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वही आपका द्वंद्व समास होगा। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं पालना है।
आपको यह दिमाग में रखना है कि जहां पर एक दूसरे का विलोम शब्द आ जाए, एक दूसरे के झगड़ा करने वाले आ जाएं या एक दूसरे के पूरक आ जाएं, तो वहीं आपका क्या समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे बात विलोम की गई, तो बात अगर विलोम की हो जाएगी तो आप देखते हैं बात विलोम की होगी तो आप कहते हैं ना दिन रात, दिन रात, ये आपके एक दूसरे के विलोम है कि नहीं है? दिन रात विलोम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। वहीं पर अगर पूरक की बात आ गई तो पूरक की बात आ गई पति पत्नी, ठीक है, भाई बहन, क्या हुआ? पति पत्नी, भाई बहन, दिन रात, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास। यानी मैंने बताया कि द्वंद्व यानी झगड़ा वही द्वियम होता, मैंने बताया या तो अगर विरोधी होंगे तो भी झगड़ा होगा और अगर बराबर के होंगे, पूरक होंगे तो भी झगड़ा होगा, और जहां झगड़ा हो वही आपका क्या है? द्वंद्व समास। भाई बहन, पति पत्नी, दिन रात, ठीक है, घर द्वार, यही सब आपका क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? बहुब्रीहि समास के बारे में बात करने वाले हैं। बहुब्रीहि समास में मैंने बताया दोनों पद गौण हो। क्या हो? दोनों पद गौण हो, अर्थात ना तो इसमें पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, तीसरा, दोनों गौण होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होता है और प्रधान कौन हो जाता है? तीसरा। दो लोग फंसे, ले गया तीसरा। समझ में आया ना? जैसे आप एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे लंबोदर, क्या लिखते हैं? लंबोदर, यानी लंबा है उधर जिसका। गणेश भगवान को जानते हैं ना? बहुत बहुत दबा के लड्डू खाते हैं, ठीक है, तो उनका उदर कैसा होता है? लंबा, मोटा हो जाता। समझ में आया ना? यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। किसकी बात की जाए? मोटे पेटों वाला, बड़ा पेटों वाला कौन है? गणेश भगवान है। अर्थात लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। क्या है? गणेश। गणेश आपका क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। गणेश आपका क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। समझ में आया ना? उसी प्रकार से आप लिखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? दशानन, अर्थात 10 है आनन जिसके, 10 यानी 10, आनन यानी सिर, यानी 10 है सिर जिसके, किसके थे? रावण, अर्थात रावण। क्या हो गया? रावण, यानी रावण। इसमें कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट? बताइए, क्लियर हुआ ना? यानी मैंने बताया जैसे 10 है आनंद जिसके, अब 10 और आनंद ये दोनों भिड़े और अर्थ क्या निकल गया? रावण। तीसरा पद प्रधान हुआ कि नहीं? लंबोदर, यानी लंबा है उधर जिसका, लंबा और उधर आपस में भिड़े, अर्थ क्या निकल गया? गणेश। गणेश में कौन सा समास हो गया? हो गया आपका बहुब्रीहि समास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? कोई डाउट? क्लियर हुआ? तो एक बार फिर मैं देख रहा हूं कि समास के प्रकार की अगर बात की जाए तो समास मैंने बताया परिभाषा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास, और दोनों पद गौण हो वो आपका बहुब्रीहि समास। यानी जिसमें पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास, जिसमें क्या हो? पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास। पहला पद जो है आपका क्या हो इसमें? जिसमें आपका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, आपका द्विगु समास हो जाता है। और जिसमें क्या होता है? विशेषण विशेष का संबंध होता है, वह आपका कर्मधारय समास हो जाता है। और मैंने बताया कि जिनमें कारक चिन्ह छिपा होता है, अर्थात उत्तर पद भी प्रधान होता है, वह आपका तत्पुरुष समास होता है। और बहुब्रीहि समास में मैंने बताया कि इसमें दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से, यानी दोनों पद हो जाते हैं गौण और प्रधान हो जाता है कौन सा? तीसरा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समास क्या है, समास के कितने भेद हैं, आप समास कैसे पहचानोगे, इतना आसानी से आप पहचान लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो हम अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ साथ अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप कमेंट करना मत भूलिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।